डीबीटी जेआरएफ 2025 जिसे हम बैट 2025 के नाम से भी जानते हैं, आज इसका एग्जाम था और आज हम इसी एग्जाम के कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये सॉल्यूशंस मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आपने दिए हैं ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन था कि विच स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्लाज्मोडियम स्पीशीज इन ब्लड स्मीयर्स। देखिए, प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है और मलेरिया के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो कि भाई पेशेंट को जो बुखार हो रहा है वो मलेरिया की वजह से है या नहीं, तो हम स्टेनिंग का सहारा लेते हैं। ऑप्शन में जो स्टेनिंग दी गई थी वो थी जिम्सा स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग और शायद आयोडीन की स्टेनिंग। तो आंसर जो है इसका वो है जिम्सा स्टेन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है प्लाज्मोडियम स्पीशीज को ब्लड स्पीयर्स में देखने के लिए। ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वहां पर ये पैरासाइट अवेलेबल है या नहीं, और मॉर्फोलॉजिकली हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। ग्राम स्टेनिंग की जो कहानी है ये है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। ग्राम स्टेन के कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बैक्टीरिया की जो होती है उससे इंटरेक्ट करते हैं और स्टेनिंग से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम है, इनको तो करने में यूज नहीं होगी। एसिड फास्ट स्टेनिंग को इस्तेमाल करते हैं हम लोग वैक्सी सेल वॉल वाले बैक्टीरियाओं के लिए, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। तो आंसर जो था इसका वो जिम्सा स्टेनिंग था। अब क्वेश्चन अमीनो एसिड के ऊपर भी था। भाई, हम जब अमीनो एसिड पढ़ते हैं तो हम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वाली कहानी भी देखते हैं, हम उनकी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कायरलिटी शो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन था फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फ्लेक्सिबिलिटी को हिंडर करेगा। आंसर है ग्लाइसिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन और ग्लूटामिक एसिड में से कोई सा एक। तो ग्लाइसिन जो है मोस्ट फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है, यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत तो असर डालता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने वाला है और फ्लेक्सिबिलिटी में कोई बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा नहीं करता है। प्रोलीन सबसे जिद्दी अमीनो एसिड है। इंडियड इसका आर ग्रुप अपने ही अल्फा कार्बन पर लगे हुए NH2 के साथ बॉन्डेड होता है और इसीलिए ये एक रिजिड अमीनो एसिड कहलाता है। पेप्टाइड में जहां कहीं भी आ गया वहां से पेप्टाइड मुड़ जाएगी, जिसे हम किंग कहते हैं। ये कह लीजिए कि ये अमीनो एसिड पेप्टाइड की फोल्डिंग को हमेशा असर डालता है। जहां भी आ जाएगा पेप्टाइड वहां से मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोलीन। अब एक क्वेश्चन है ह्यूमस के ऊपर। ह्यूमस जिसे हम लोग नॉर्मल खाद के रूप में भी जानते हैं। जब भी कभी पत्ते सड़ जाएंगे तो पत्तों के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है बैक्टीरिया से डिकम्पोज करेंगे और इस डिकम्पोज्ड मटेरियल को अगर हम प्लांट को ही देंगे तो प्लांट इसे बड़े अच्छे न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसे हम क्या कहते हैं। भाई देखिए, ह्यूमस तो असल में ऑर्गेनिक मटेरियल है। लीफ में प्लांट के डेब्रिज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। तो यहाँ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है या फिर फॉस्फोरस अवेलेबल है, इसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए माइक्रोबियल एक्शन की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोब्स जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करके उसका अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये नाइट्राइट नाइट्रेट की फॉर्म में होगा तो प्लांट उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है। इसीलिए खाद बहुत बढ़िया खाना होता है प्लांट के लिए। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। एक क्वेश्चन आया था प्रॉपर्टी ऑफ रुबिस्को को लेकर के। आपको याद होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा होती है। ये कह लीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कोई अगर है तो रुबिस्को ही है। इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसके पास दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो आपके एग्जाम में भी जो दी गई थी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की गई थी ऑप्शंस में, जो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन शायद इन्हीं में से कुछ होगा जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है फिक्सेशन ऑफ CO2 टू RuBP। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाने की एबिलिटी है इसमें। CO2 को ये फिक्स करता है इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। लोकेशन की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट है 540 किलोडाल्टन, अच्छा खासा बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें 8 बड़ी और 8 छोटी सब यूनिट्स हैं, और ये सब यूनिट सबके सब क्लोरोप्लास्ट कोड नहीं करता। लार्ज सब यूनिट को कोड करने के लिए जीन्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के DNA में, स्मॉल सब यूनिट को कोड करने वाले जीन्स न्यूक्लियर DNA में है। इसमें दो तरह की एक्टिविटी है,
कार्बोक्सिलेज, जहां पे CO2 को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जोड़ देता है, और ऑक्सीजनेज की एबिलिटी है जहां पे ये O2 को रिएक्ट करता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो इन दोनों एक्टिविटी के अलावा इसकी ऑप्टिमल पीएच जो है वो है 8 के आसपास, जहां बढ़िया काम करता है। टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री पर अच्छा काम करेगा, और कोफैक्टर के रूप में से मैग्नीशियम चाहिए, और एक्टिवेट करने के लिए CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो शायद इन्हीं में से कोई प्रॉपर्टीज आपको वहां देखने को मिली होंगी। एक क्वेश्चन ये भी है जहां पर यह पूछा गया था कि हिस्टोन के चार्ज को कंट्रीब्यूट करने वाले कौन सा अमीनो एसिड है। भाई आप जानते हैं कि हिस्टोन्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसी वजह से हिस्टोन्स डीएनए से बाइंड कर पाते हैं जिसका चार्ज है नेगेटिव, क्योंकि डीएनए की बैकबोन में फॉस्फोरिक एसिड अवेलेबल है जो नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब जो हिस्टोन्स के पास जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कहाँ से आया होगा? भाई 20 अमीनो एसिड में से केवल 3 ही अमीनो एसिड हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की एबिलिटी है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसमें से हिस्टिडीन साइटोप्लाज्मिक पीएच पर ड्यूटेरिक आयन के रूप में रहता है, कभी पॉजिटिवली चार्ज कभी अनचार्ज्ड। तो लाइसिन और आर्जिनिन ऐसे हैं जो हाईली बेसिक हैं, इसलिए साइटोप्लाज्मिक पीएच पर ये नेट पॉजिटिव चार्ज लेकर रखते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि ये जो सारे हिस्टोन्स होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4, इन सब में लाइसिन और हिस्टिडीन की मात्रा अधिक होती है। बट जैसे H1 में कहें तो इसमें ओवरऑल लाइसिन ज़्यादा है, H2A में लाइसिन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर्जिनिन के, और H3, H4 दोनों आर्जिनिन रिच है, और यही है जो उसके चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक मैच द फॉलोइंग भी आया है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, सिवरो एंजाइम, टीलोमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज वहां दे रखी थी। तो डीएनए पॉलीमरेज वाले कहानी में क्वेश्चन में जब भी जवाब आएगा तो एक तो वो डीएनए सिंथेसिस कर रहा होता है, और अगर आपसे सब टाइप पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए उसने पूछा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड, तो जहां फर्स्ट का काम है निक ट्रांसलेशन करना, सेकंड है डीएनए डैमेज रिपेयर में इस्तेमाल, और थर्ड ये आपका मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। ये बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की। अगर हम लोग बात करें डीएनए पॉलीमरेज गामा, तो गामा का काम है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को रेप्लिकेट करना। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये वो है जो प्राइमिंग का काम करता है यूकैरियोट्स में। एप्सिलॉन, डेल्टा ये वो है जो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए पॉलीमरेज में भी आपको याद रखना होगा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस तरह काम करता है। भाई बैक्टीरिया में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए बनाने के लिए, यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट जहां राइबोसोमल आरएनए बनाता है, सेकंड मैसेंजर आरएनए या माई आरएनए बनाता है वो, और थर्ड ट्रांसफर आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए। हालांकि और भी बहुत तरह के आरएनए ये लोग बनाते हैं। और अगर हम बात करें प्राइमेज नाम के एंजाइम की, तो ये डीएनए पॉलीमरेज वाली कहानी में रोल निभाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में जो आरएनए प्राइमर बनता है शुरुआत में, उसे डनाजी नाम का प्रोटीन जिसे हम प्राइमेज भी कहते हैं वो ये काम करता है। अब ये सिवेरो ओक्यो एंजाइम ये असल में आरएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी से बहुत पहले ही कहानी है, जब हम लोग जेनेटिक कोड को समझने की कोशिश कर रहे थे, आर्थर कॉर्नबर्ग वाली स्टोरी। तो इस स्टोरी में यह है कि ये एंजाइम डिस्कवर कर लिया गया था, और इन विट्रो कंडीशन में ये पाया गया कि अगर इसे एनडीपी दिए जाएं, ये वाली कहानी थोड़ी सी अलग है। जैसे बाकी जितने पॉलीमरेज हैं ये सब एनटीपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिवेरो ओको एंजाइम जो है ये एनडीपी का इस्तेमाल करता है, और फिर जोड़ करके ये आरएनए के पॉलीमर बना लेता है, और वो भी इन विट्रो कंडीशन में। इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, पीएनपीएस। सेल में ढंग से फंक्शन हमें इसका लगता था शायद ये आरएनए सिंथेसिस में इस्तेमाल आता है, लेकिन फिर बाद की रिसर्च ने समझाया कि ये आरएनए की सिंथेसिस में नहीं बल्कि आरएनए के डिग्रेडेशन में काम आता है। टीलोमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये दोनों एंजाइम आरएनए को पढ़ करके सीडीएनए बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं। टीलोमरेज अपने पास एक आरएनए टेम्पलेट लेके चलता है और उसी का इस्तेमाल करके टीलोमियर का डीएनए बढ़ा देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए पकड़ा दो तो ये आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करेगा, और फिर सीडीएनए को कंप्लीमेंट्री कोड बनाकर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। तो शायद इन्हीं के आसपास की कोई प्रॉपर्टीज पूछी गई थी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन स्विस चीज के ऊपर भी था। यहां यह पूछा गया था कि स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। देखिए स्टार्टिंग तो लैक्टोबैसिलस के साथ ही होती है, लेकिन स्विस चीज में जो मेन खास बात है ये है ये होल्स जो बने होते हैं, और ये होल्स बनाने की एबिलिटी प्रोपियोनियोबैक्टीरियम फ्रूडेनोरुचि सब स्पीशीज है सरमानी, इसके पास ये एबिलिटी है। ये जब लैक्टोबैसिलस अपना काम कर लेता है लैक्टिक एसिड क्रिएट करके,
तो उस लैक्टिक एसिड को फर्दर यूटिलाइज करता है ये वाला बैक्टीरिया और ये गैस प्रोड्यूस करता है। उस गैस बबल की वजह से चीज़ में ये कैरेक्टरिस्टिक छेद पाए जाते हैं। तो स्विस चीज़ का जो स्पेशल बैक्टीरिया है वो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम की स्पीशीज। एक टेबल है जहां पर आपसे पूछा गया है डिजीज और कॉजेटिव एजेंट। तो बॉर्डीडेला पार्ट्यूसिस जो है ये वुपिंग का कोज करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी कोज करता है। बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रास कोज करेगा। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई टेटनस कोज करता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोटुलिज्म कोज करता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई ये डिप्थीरिया कोज करता है। तो इनमें से कुछ आपको मैच करने के लिए दिए गए थे आपके पास क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन ये भी है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है जो सेल इलोंगेशन करेगा। साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स वगैरह हमने पढ़ रखे हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और ऑक्सिड स्पेसिफिकली इसमें भी इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे हम IAA के नाम से जानते हैं, ये है जो प्लांट सेल को इलोंगेट करेगा। और जब प्लांट की सेल इलोंगेट करेगी तो प्लांट की हाइट भी बढ़ेगी, प्लांट ग्रो करेगा। तो इसलिए ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन है ये। साइटोकाइनिन भी ऐसा ही काम करते हैं मोरलेस, लेकिन उनका मेन काम है सेल डिवीजन को फास्ट करना। जब भी हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं उस एग्जाम के हिसाब से जो हमें हमेशा करने चाहिए। जैसे DBT के JRF की आप जब भी बात करोगे तो कॉजेटिव एजेंट माइक्रोबियल डिजीज वाली कहानी। सिमिलरली फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट कि कौन सा माइक्रोब क्या बनाता है, जैसे एस्परजिलस नाइजर जो है वो सिट्रिक एसिड क्रिएट करता है। या फिर जैसे हमने चीज़ वाली बात करी, फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल करेंगे अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें ये सब बातें याद रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो बेसिक रिकम्बिनेंट DNA की बातें आती हैं, टेक्निक्स जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, इनके बारे में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। DBT JRF का एग्जाम बैट एग्जाम मतलब, और GAT B एक, इसके अलावा ICMR JRF, CSIR नेट, इन एग्जाम्स की अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो इसलिए जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो उसके एग्जाम को उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करो। CSIR नेट 2025 में जो आपका भी रिजल्ट आया था, अगर ये रिजल्ट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसे इज्जत पे ले लो और कसम खा लो कि इस हार का बदला जरूर लेना है। सेम वैसे जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करके लिया है पाकिस्तान के साथ। CSIR 2025 के आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आप भी इस बदले के लिए हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। मिलकर तैयारी करेंगे और इस एग्जाम की हार को जीत में कन्वर्ट करेंगे। तब कहलाएगा सही मायने में कि हमने अपना बदला ले लिया। iFly की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981 और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर लीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में और सॉल्यूशन के साथ। भारत माता की जय।